नमस्कार, आदाब दोस्तों। न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। एनडीए गठबंधन में एक और टूट हो सकती है और ये टूट बिहार में हो सकती है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो सकती है। बिहार की एक अहम राजनीतिक पार्टी रालोसपा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति पारस, उनकी पार्टी 2025 विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन से अलग हो सकती है और 2025 के विधानसभा चुनाव में सभी सीट पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इस बात की घोषणा खुद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने की है। आज पार्टी के कार्यकारिणी बोर्ड की बैठक है और इस बैठक में ही फैसला लिया जाना है कि हमारे पार्टी का आगे राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यानी हमें एनडीए के साथ रहना है, इंडिया ब्लॉक में जाना है या फिर अलग अकेले पूरा चुनाव लड़ना है 2025 का विधानसभा चुनाव। जैसा कि आप जानते होंगे, जिस रूप में आज आरएलजेपी है, मतलब रालोसपा है, यह पहली बार कोई चुनाव का सामना करेगी, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी दो भाग में नहीं टूटी हुई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद एलजेपी दो भाग में टूट गई। एक भाग का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं तो दूसरे भाग का नेतृत्व पशुपति पारस कर रहे हैं। पशुपति पारस के नेतृत्व में सांसदों ने एलजेपी में बगावत कर दी थी और एलजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चिराग पासवान, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से निष्कासित कर या बर्खास्त कर पशुपति पारस खुद को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिए। उस समय यह आरोप लगा था कि ये जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुई है, इसको बढ़ावा बीजेपी ने दी है और बीजेपी ने भी पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी दे दी और चुनाव आयोग ने भी असली एलजेपी पशुपति पारस के एलजेपी को माना, यानी कि जो सिंबल थे वो पशुपति पारस को दे दिए। इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आया। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के अंदर ही पशुपति पारस थे और चिराग पासवान, मतलब कि भतीजा चाचा दोनों। चिराग पासवान ने सीट बंटवारे के समय ये शर्त रख दिया कि गठबंधन में या तो हमें रखिए या तो हमारे चाचा को रखिए, यानी या तो हमें सीटें दीजिए या तो हमारे चाचा को, दोनों इस गठबंधन में नहीं रह सकते। बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह ने चिराग पासवान को साथ रखना ज़्यादा उचित समझा और पशुपति पारस को एक भी सीटें नहीं दी। बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीट थी, 40 में से 17 सीट पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ी, 16 सीट जेडीयू के खाते में गई और 5 सीट चिराग पासवान को दी गई। एक सीट पर जीतन राम मांझी की हम पार्टी चुनाव लड़ी, यानी कि पशुपति पारस के खाते में एक भी सीटें नहीं गई एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद। उस समय भी ये खबरें चली कि हो सकता है पशुपति पारस इंडिया ब्लॉक में आ सकते हैं, लेकिन ये खबर एक दिन चलकर बंद हो गई। शायद इंडिया ब्लॉक में पशुपति पारस को उस हद तक मतलब तवज्जो नहीं दे रहे हैं जो पशुपति पारस चाहते हैं। फाइनली पशुपति पारस एनडीए गठबंधन का हिस्सा तो रहे, लेकिन उनके खाते में एक भी सीटें नहीं आई। अब सामने 2025 का विधानसभा चुनाव है। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उनके साथ ऐसा ही कोई खेला न हो जाए, इसीलिए पशुपति पारस समय से पहले एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि पशुपति पारस को एनडीए गठबंधन में वो वैल्यू नहीं मिल रही है, वो तवज्जो नहीं मिल रही है। कुछ दिन पहले ही उनका जो सरकारी आवास था वो भी खाली करवा लिया गया, यानी कि यहाँ एनडीए गठबंधन भी उनको वैल्यू नहीं दे रहा, उधर इंडिया गठबंधन भी मतलब उसमें उतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा है। तो ऐसे में आज जो उनकी पार्टी की कार्यकारिणी बैठक होने वाली है, इस बैठक से पहले उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये अनाउंसमेंट किया, घोषणा की कि हम पार्टी के अंदर इस बात को रखेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन दोनों गठबंधन से अलग अकेले चुनाव लड़ा जाए और 243 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारा जाए। अगर पशुपति पारस आगामी विधानसभा चुनाव में ये कदम उठाती है तो इसका नुकसान सबसे ज़्यादा चिराग पासवान को हो सकता है, एनडीए गठबंधन को हो सकता है, क्योंकि जिस समुदाय से पशुपति पारस आते हैं उनके वोट मैक्सिमम एनडीए गठबंधन को ही जाते हैं। चिराग पासवान जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है तो, लेकिन जब वो अलग चुनाव लड़ेंगे तो उनके जो समुदाय के वोट है वो दो भाग में बढ़ सकते हैं। इनके अलावा और भी जो कई वोट बैंक है जिन पर उनका प्रभाव है या जिन पर उनका असर है, वो सब दो भाग में टूट या बढ़ सकते हैं, यानी कि इनका सीधा सीधा असर चिराग पासवान, नीतीश कुमार की पार्टी और एनडीए गठबंधन पर पड़ता दिखेगा। लेकिन ये सब आज कार्यकारिणी बोर्ड की बैठक में फैसला लिया जाएगा कि हमें अलग चुनाव लड़ना है, इंडिया ब्लॉक के साथ जाना है, एनडीए ब्लॉक में ही रहना है। मतलब एनडीए ब्लॉक में तो वो रहना चाहते हैं, लेकिन उसको उस लेवल का तवज्जो ही नहीं मिल रहा है, वो वैल्यू ही नहीं मिल रहा है, न बीजेपी दे रहे हैं न जेडीयू दे रहे हैं। और चिराग पासवान तो पहले ही कह चुके या तो हमको रखिए या तो हमारे चाचा को रखिए, तो उन्हें तो वो वैल्यू ही नहीं मिल रहा है। दूसरी बात कि बीच में कुछ दिनों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव आने के बाद केंद्र सरकार कई सारे जो फैसले लिए, उस फैसले के खिलाफ चिराग पासवान दिखे। चिराग पासवान कई फैसलों का तीखा आलोचना भी किया। इस दौरान बीजेपी चिराग पासवान की जगह कुछ दिनों के लिए पशुपति पारस पर फोकस हुई थी
और पशुपति पारस तो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। लेकिन फिर जब चिराग पासवान के तेवर कुछ कम हुए तो फिर बीजेपी का रुझान चिराग पासवान की ओर हो गया और पशुपति पारस को फिर से तवज्जो मिलना बंद हो गया। यानी कि ओवरऑल कहिए कि पशुपति पारस को एनडीए में वो तवज्जो मिल ही नहीं रहा, वो उसको रेपुटेशन या जो कहिए महत्व मिल ही नहीं रहा है और इंडिया ब्लॉक भी उसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं ले रही है। ऐसे में पशुपति पारस की पार्टी के पास एक ही है कि अपने पार्टी संगठन को मजबूत करे और 243 की 243 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दे या फिर कोई अन्य छोटे छोटे दल को साथ लाकर एक तीसरा गठबंधन बिहार में पेश करने की कोशिश करे। ऐसे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इंडिया ब्लॉक रहेंगे, एक तरफ एनडीए ब्लॉक और एक तरफ एक नई पार्टी जो जन सुराज आई है, इनका भी काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हमें देखने को मिलता है। हालांकि जन सुराज कितना आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना इम्पैक्ट डाल पाएगी, किस हद तक मतलब कि सक्सेस रहेगी, इसका जो 23 नवंबर को उपचुनाव के रिजल्ट है इससे भी जवाब मिल जाएगा। अगर 23 नवंबर को आने वाले रिजल्ट में जन सुराज के पार्टी के 1 या 2 भी उम्मीदवार जीत जाते हैं तो फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में जन सुराज अपने पक्ष में हवा का रुख कर सकते हैं, मतलब कि पूरा मोमेंटम बदल सकते हैं। लेकिन जन सुराज के एक भी उम्मीदवार नहीं जीतते हैं तो फिर मतलब कि हवा का रुख कुछ खास नहीं बदलेगा, मुकाबला बायलैटरल होगा, मतलब कि एनडीए बनाम इंडिया। लेकिन अगर वो कुछ 1 या 2 भी उम्मीदवार जीत जाते हैं उनके तो फिर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।